गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नील नायक मोहर देवी तापड़े गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं मजदूरी के सिद्धांत। ठीक है, मजदूरी के सिद्धांत से पहले हम मजदूरी के बारे में जानेंगे और मजदूरी को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में जानेंगे। तो ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है मजदूरी। मजदूरी को दो रूपों में समझा जाता है। पहला है इसका नकद और वास्तविक मजदूरी। ठीक है, तो नकद मजदूरी क्या होती है? एक व्यक्ति एक जगह काम करता है, ठीक है, उसको मिल रहा है 5,000 रुपया। वो 5,000 उसकी नकद मजदूरी है, लेकिन उसको साथ में अन्य सुविधाएं भी दी जा रही है। ठीक है, अन्य सुविधाओं में क्या दिया जा रहा है? उसको मकान दिया जा रहा है रहने के लिए फ्री में। इसके अलावा उसको जहां वो काम कर रहा है एक टाइम का भोजन दिया जा रहा है। इसके अलावा उसको साल में 2 बार कपड़े भी दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से टोटल जो एक्स्ट्रा जो सुविधाएं दी जा रही है उनकी वैल्यू निकाल करके जो नकद मजदूरी है उसमें यदि हम जोड़ दें तो फिर मजदूरी क्या हो जाएगी? टोटल वास्तविक मजदूरी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कुल मजदूरी भी कह सकते हैं, तो ये वास्तविक मजदूरी होती है। तो इस तरीके से ये नकद मजदूरी और वास्तविक मजदूरी का थोड़ा सा मामूली सा अंतर है। ठीक है, तो इस प्रकार मजदूरी को हम बता सकते हैं कि नकद मजदूरी कौन सी है और वास्तविक मजदूरी कौन सी है। अब आप देखेंगे मजदूरी को प्रभावित करने वाले घटक। ठीक है, यानी वो कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से मजदूरी में कमी या वृद्धि देखने को मिलती है। कहीं ज्यादा मिलती है, कहीं कम मिलती है, तो वो क्या क्या रीजन है उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो, अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहला है द्रव्य की क्रय शक्ति। द्रव्य की क्रय शक्ति का मतलब है मुद्रा की क्रय शक्ति। मुद्रा की क्रय शक्ति से आशय है किसी वस्तु की खरीद क्षमता से। आप देखते हैं कि शहरों में जो क्रय शक्ति है वो लोगों की क्या होती है? कम होती है, और गांव में ज्यादा हो जाती है। किस तरीके से होती है? देखिए, एक मजदूर है जो गांव में उसकी भी 5,000 रुपए सैलरी है और शहर में है उसकी भी 5,000 सैलरी है। अब ये सोचने वाली बात है कि खर्चा किसके ज्यादा हो रहा है और किसकी मजदूरी जो क्रय शक्ति वो ज्यादा है। तो हम देखेंगे कि शहर में रहने वाला जो मजदूर है उसकी क्रय शक्ति कम होगी। कैसे होगी? क्योंकि शहर में उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं, जबकि गांव में ऐसे खर्चे कम होते हैं। तो खर्चा कम करने के कारण गांव में जो मजदूर है उसकी क्रय शक्ति उससे कहीं ज्यादा है, जबकि उसका खर्चा गांव की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। इसकी वजह से क्या है? उसकी क्रय शक्ति कम है। तो इस तरीके से भी जहां ये क्रय शक्ति की बात आती है तो वहां थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है मजदूरी में। अतिरिक्त सुविधाएं, यदि 2 मजदूर है, एक मजदूर तो सीधा एक जगह लगा हुआ है, ठीक है, उसको 10,000 रुपए सैलरी मिल रही है, दूसरा मजदूर है 10,000 रुपए सैलरी मिल रही है, लेकिन उसको अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जा रही है। अतिरिक्त सुविधाओं में जैसे कि उसको मकान फ्री में दिया जा रहा है रहने के लिए, उसको ड्रेस वगैरह भी रहने के लिए फ्री में दी जा रही है, उसको खाने का जो है सारा का सारा फ्री दिया जा रहा है। तो इस तरीके से इन सभी अलाउंसेस एक्स्ट्रा जो सुविधाएं दी जा रही है उनका भी टोटल साथ में किया जाए तो कहीं ज्यादा होती है उससे जो। ठीक है, तो इस तरीके से अतिरिक्त सुविधाएं देने के बाद में यदि एक जगह एक आदमी को 10,000 रुपए मिल रहे हैं, दूसरे को सैलरी भी, ये फर्स्ट व्यक्ति है और ये सेकंड है, लेकिन इसको अन्य सुविधाओं के वैल्यू को निकाले तो 5,000 हो जाता है। तो इस तरीके से इसका तो 10,000 है लेकिन इसका 15,000 है, तो ये है अंतर। तो अन्य सुविधाएं दी जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है? मजदूरी बढ़ जाती है। तो अतिरिक्त सुविधाएं देने में मजदूरी में वृद्धि देखने को मिलती है। अब दूसरा हमारा अगला टॉपिक है वो है अतिरिक्त आय। जिन लोगों को अतिरिक्त आय करने के भी मौके मिलते हैं उनकी आय ज्यादा होती है बजाय उनके जिनको मौका नहीं मिलता है। जैसे कि डॉक्टर, टीचर। ठीक है, डॉक्टर अलग से अपने घर पे ड्यूटी के बाद भी घर पे जाता है तो वो पेशेंट को देखता है तो उनकी एक फीस होती है वो लेते हैं। इसी प्रकार से टीचर्स है जो ट्यूशन पढ़ा करके एक्स्ट्रा अपनी इनकम कर सकते हैं। यदि कोई प्रशासनिक सेवा में यदि कोई व्यक्ति लगा हुआ है, ठीक है, उसको ये सुविधाएं नहीं मिल पाती, उनकी अतिरिक्त आय नहीं हो पाती है, तो उनको ये अतिरिक्त आय मिलने के कारण उनकी मजदूरी प्रशासन में लगे व्यक्तियों से अधिक होती है। तो ये इस तरीके से है।
आश्रितों को काम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आश्रितों को काम। आश्रित का मतलब है जैसे एक मजदूर है, काम करने चला गया, ठीक है, किसी कपड़े के मिल में काम करने चला गया, लेकिन वहां ऐसे छोटे मोटे और भी काम होते हैं कपड़े के मिल में, जहां उसके परिवार के सदस्य और भी काम कर सकते हैं, जैसे उसके पत्नी भी काम कर सकती है, ठीक है, और उसका 15-16 साल का यदि लड़का है तो वो भी काम कर सकता है, वो भी बाल मजदूर के रूप में काम कर सकता है। इस तरीके से उसकी वास्तविक आय बढ़ जाती है। तो ये भी है कि आश्रितों को भी किसी जगह काम मिल जाता है, तो इस तरीके से उनकी जो आय है उसमें वृद्धि हो जाती है। कार्य का स्वभाव। कार्य के स्वभाव के बारे में बात करते हैं कि जोखिम वाला कार्य है वहां मजदूरी कम ही होगी, और जहां जोखिम कम हो वहां मजदूरी ज्यादा होगी। यदि मजदूर दो जगह लगे हुए हैं, एक की 10,000 रुपए है, दूसरे की भी 10,000 रुपए है, ये माना कि ये पहला वाला जोखिम का वाला है और सेकंड वाला कम जोखिम का है, यहाँ दोनों की सैलरी 10,000 रुपए है। ये इसके जोखिम ज्यादा है, ठीक है, और ये कम जोखिम वाले में है। इसमें जोखिम ज्यादा होगा तो इसके कहीं न कहीं एक्स्ट्रा, जैसे मान लो ऐसी हेवी मशीन पे काम कर रहा है मजदूर है, तो उसके टूट गई थी, छोटे मोटे आती होगी, तो उसके लिए दवाइयां भी उसको यूज में लेनी पड़ेगी। तो इस तरीके से उसका तो खर्चा एक्स्ट्रा महीने में ये माने कि 1,000 रुपए उसके अन्य जो खर्चा इस तरीके से हो रहा है, तो आप सोच सकते हो कि इसको तो 9,000 मिलेंगे, इसके 10,000 मिल रहे हैं। तो जब जोखिम का काम होता है तो यदि दो मजदूर, एक जोखिम में एक बिना जोखिम में, तो जोखिम वाले की जो मजदूरी है, वास्तविक मजदूरी इसको बोले, वो कम जोखिम वाले से कम होती है। तो इस तरीके से ये जोखिम की बात हो जाती है। दूसरा है कार्य की नियमितता। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नियमित रूप से कार्य मिलता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नियमित रूप से कार्य नहीं मिलता है। तो नियमित रूप से जिनको कार्य मिलता है तो सीधी सी बात है उनकी मजदूरी अधिक होगी, ठीक है, बिना नियमित वालों को, ठीक है। हम देखते हैं कि भारत में ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में लगे हुए हैं, वो 6 महीने उनके पास काम होता है, 6 महीने बाद वो बेरोजगार हो जाते हैं। यदि टोटल 1 ईयर की उनकी आय की आंकलन करें और एक शहरों में फैक्ट्री में काम करने वाले जो स्थायी कर्मचारी उनकी बात करें, तो उस तरीके से तो बड़ा अंतर आएगा, ठीक है। तो जो कंटिन्यूस इसको जॉब मिल रहा है उसकी आय अधिक, और इसको कंटिन्यूस रोजगार नहीं मिल रहा है उसकी आय कम होती है। तो इस तरीके से मजदूरी से डिफाइन करती है। कार्य घंटे एवं अवकाश, इसके आधार से भी कम या वृद्धि जो मजदूरी में देखने को मिल सकती है। किस तरीके से, एक व्यक्ति है उसको एक कंपनी में मिल रहे हैं 10,000, दूसरा व्यक्ति है उसको भी 10,000 रुपए कंपनी में मिल रहे हैं, लेकिन ये काम करता है 8 घंटे और ये काम करता है 9 घंटे। इसको महीने में 4 अवकाश मिलते हैं और इसको मिलते हैं 4 अवकाश। यदि बात करें अवकाश की घंटों की, तो इस तरीके से तो इसका तो पेमेंट कम हो गया क्योंकि ये टाइम ज्यादा दे रहा है, ठीक है, पर डे 1 आवर ये एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से इसकी मजदूरी कम होगी, इसकी अधिक होगी। यदि अवकाश की भी बात करें, यदि इसको और कम दे दिया जाए, यदि इसको 5 अवकाश दे दे तो भी इसकी मजदूरी कम होगी। किस तरीके से कम होगी, क्योंकि अवकाश का मतलब है एक दिन काम नहीं करेगा, एक दिन में मानते हैं कि 8 घंटे काम होता है, तो इसके एक दिन में ये एक दिन को इसको रेस्ट दे दिया गया, तो इसने इससे 8 घंटे कम किया है, ठीक है, ये मान लिया एक अवकाश मिल गया। लेकिन ये 9 घंटे काम कर रहा है, यदि 30 दिन काम करता है तो 30 घंटे एक्स्ट्रा काम किया, जबकि उसको 8 घंटे का रिलैक्स मिला। तो इस तरीके से देखें तो भी ये इस तरीके से इसका कम ही है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो मजदूरी में कमी या वृद्धि हो सकती है। तो यह है घंटे के आधार पे प्रशिक्षण में एवं अवधि। अब कुछ ऐसे जॉब होते हैं जिनमें क्या है ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिना ट्रेनिंग के लग जाते हैं, तो उनमें भी मजदूरी में अंतर देखने को मिलता है। हम बात करते हैं जैसे टीचिंग क्षेत्र में जाता है कोई व्यक्ति, तो उसको टीचर्स के लिए जो डिग्रियां होती है वो करनी पड़ती है, जैसे बीएड करना पड़ता है। इसी प्रकार से जो डॉक्टर है उसको भी खर्चा करना पड़ता है प्रशिक्षण का। तो जहां प्रशिक्षण का जो खर्चा लगता है, ट्रेनिंग का जो खर्चा लगता है, ठीक है, और एक व्यक्ति उसके ट्रेनिंग का नहीं लगता है। जैसे हम बात करते हैं एसडीएम पोस्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है, ये प्रशासनिक जो भी सेवाओं में जो लगे हैं उनको किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं देनी होती है, सीधा ही आप क्या करते हैं एग्जाम लगता है, पास हो जाते हैं, जॉब पे चले जाते हैं। लेकिन इन क्षेत्रों में आने के लिए ट्रेनिंग का खर्चा लगता है अलग से, जैसे टीचिंग है और इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, तो इनको ट्रेनिंग का खर्चा देना पड़ता है। तो इस तरीके से इनकी मजदूरी कम हो जाती है और प्रशासनिक वाली अधिक हो जाती है। तो इस तरीके से भी भेद होता है मजदूरी में।
नेक्स्ट है व्यावसायिक वे। तो कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जहां उनको व्यावसायिक वे करने होते हैं। तो ऐसा कौन से व्यवसाय में सिंपल सा एग्जांपल लेना, टीचिंग क्षेत्र की बात करते हैं, एजुकेशन क्षेत्र की बात करते हैं, जहां टीचर और को क्या करना पड़ता है, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए बुक्स खरीदनी पड़ती है, तो इस तरीके से उनका खर्चा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो डॉक्टर है, ठीक है, उनको भी अपने जो नॉलेज को बढ़ाने के लिए लगातार पत्र पत्रिकाएं, बुक्स वगैरह की स्टडी करनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है, तो इस तरीके से उनका जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। जबकि अन्य जैसे मान लो कोई जॉब हो, जैसे एडमिशन लाइन है गवर्नमेंट की, तो वहां ये खर्चे नहीं करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से ये इनका जो व्यवसाय है अधिक हो जाता है, तो इससे भी मजदूरी में अंतर आ जाता है। अब हम बात करते हैं बिना भुगतान के अतिरिक्त काम। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना भुगतान के अतिरिक्त काम कर लेते हैं। जैसे एक अधिकारी है, उसके पास उसको एक पियोन मिला हुआ है, ठीक है, तो पियोन ऑफिस में तो काम करता है, लेकिन अधिकारी उसको घर पे भी बुला लेता है कि हाँ भी आओ, थोड़ा सा काम है। तो घर पे यदि वो 2 घंटे काम करने चला गया पर डे, तो हो सकता है महीने में वो 10 दिन ऐसे काम होते हैं, 10 बार ऐसे बुला लेते हैं उसको 2-2 घंटे के लिए। तो इस तरीके से उसने तो 10 बार में 20 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लिया, लेकिन पैसा नहीं मिला इस तरीके से। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे लोगों की मजदूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अतिरिक्त काम करवाने से पैसा नहीं मिले तो मजदूरी कम। सामाजिक प्रतिष्ठा। अब कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जहां उनको सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी मिलती है, ठीक है। अब जैसे मान लो एक सेठ है, ठीक है, सेठ जी है, उनके पास एक नौकर है, ठीक है, और यदि वो नौकर के रूप में काम करता है तो उसको 10,000 मिलता है, और यदि वो मुनीम के काम में काम करेगा तो भी उसको 10,000 रुपए दे रहे हैं। तो वो ज्यादा उसको जहां प्रतिष्ठा महसूस होगी वो 10,000 वाले काम करेगा, मुनीम वाला काम करेगा। तो इस तरीके से यदि उसको रोज के ऑफर मिल रहा है कि आपको 10,000 रुपए काम करना पड़ेगा, ठीक है। एक है यदि आपको एक नौकरी करनी है, ठीक है, नौकर के रूप में, या ऐसा मान लेते हैं कि सेठ जी की कोई कंपनी है, वहां उसको चौकीदारी का काम करना है कंपनी में, तो वहां वो 8 घंटे काम करेगा। और ये मुनीम वाला काम है, वो सेठ जी उसको पर्सनल अपने साथ में रखेंगे, तो इसका इनका कोई टाइम लिमिट नहीं है क्या भी बात, क्योंकि 10 घंटे भी हो सकते हैं और 12 घंटे भी आपको काम करना पड़ सकता है, लेकिन उसको यहाँ ज्यादा प्रतिष्ठा अच्छी लगेगी। तो इसलिए ये यहाँ पे उसको ज्यादा काम करते हुए भी पैसा कम मिलेगा, लेकिन प्रतिष्ठा वाली जगह वो लोग काम करते हैं, तो यहाँ मजदूरी अधिक होगी, यहाँ इस तरीके से मजदूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी लोग प्रतिष्ठा जहाँ अच्छी मिले वहां काम करना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से अब लास्ट पॉइंट है इसका, भावी भविष्य की आशा। लोग ऐसी कंपनियों में जहां ज्यादा जो फ्यूचर सिक्योर होता है और आगे बढ़ने की जिन कंपनियों की संभावना होती है, उधर क्या करते हैं, चाहे कम मिल रहा हो उधर भागते हैं काम करने के लिए। और ऐसी कंपनियों में कम जाते हैं जहां भविष्य को लेकर के थोड़े आशंकाएं होती है कि पता नहीं कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, ज्यादा पैसा दे रहे तो भी नहीं जाते हैं। तो ये कुछ होता है कारण जो मजदूरी दरों को प्रभावित करने के। तो इन टॉपिक में किसी चीज की कोई आपको कमी लगी या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम आगे बाद में बनाएंगे वीडियो, और तब तक के लिए बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।